Dear students, so we are going to start our new chapter that is called gravitation. Gravitation. This is a very interesting chapter. आपको ये पढ़ के बहुत ही मजा आएगा. और आप पीछे देखो, मैंने स्पेस का फोटोग्राफ लिया है. क्यों स्पेस का फोटोग्राफ लिया है मैंने? क्योंकि अगर हम स्पेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स के बारे में समझना चाहते हैं, तो इस चैप्टर में जो हम थियरी पढ़ने वाले हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए. थोड़ा सा हम देखेंगे भी और आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही मजा आएगा. तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी से. इस स्टोरी के बारे में मोस्ट लाइकली आपने पहले सुना भी होगा. 1665 ईयर की ये स्टोरी है. इंग्लैंड में घटी थी ये स्टोरी. ठीक. एक आदमी ओनली 23 इयर्स ओल्ड, मतलब बहुत ही यंग आदमी, एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था. सुना होगा आपने कहानी, आपको पता होगा, शायद नहीं है तो मैं बता ही रहा हूं कि 23 इयर्स ओल्ड एक यंग इंटेलिजेंट आदमी एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था और एक एप्पल टूट के उसके सर पे गिरा. ठीक है. अब देखो, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी साधारण सी घटना है जो बहुत सारे लोगों के साथ होती है और इस साल से पहले भी कई बार हुई होगी, मतलब बहुतों बार हुई होगी. ठीक है, कि आप या कोई भी आदमी किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और कोई उस पर फ्रूट गिर जाता है पेड़ से. ठीक है. तो ये जो इवेंट था ये बहुत ही आम था, बहुत ही साधारण था, लेकिन ये जो आदमी नीचे बैठा हुआ था ना, ये बिल्कुल भी साधारण नहीं था. ही वॉज एन एब्सोल्यूट जीनियस. इसे ये सोचना शुरू किया कि यार ये जो एप्पल नीचे गिरा वो आखिर नीचे क्यों गिरा. ठीक है. आप ऐसा सोचो ना कि ये ऊपर भी तो जा सकता था टूट के, राइट में भी जा सकता था टूट के, लेफ्ट में भी जा सकता था टूट के, लेकिन ये नीचे ही क्यों गिरा. ये आदमी ये सोचना शुरू करता है और उसके बाद उसने एक थियरी दी जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये बहुत ही पावरफुल लॉ है फिजिक्स का. कई बार इसको सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, बट टू बी मोर एक्यूरेट वी शुड टेल इट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये लॉ क्या है ये भी हम देखेंगे, लेकिन ये आदमी कौन था आपको पता है? नन अदर देन आइजैक न्यूटन. अ जीनियस, एन एब्सोल्यूट जीनियस. इनकी बात हमने पहले भी कुछ चैप्टर्स में की है और इस चैप्टर में भी हम जो पढ़ने वाले हैं वो सब इनकी ही देन है. ठीक है. तो इन्होंने क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. तो देखें, सपोज करें आप कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच सकते हो ये एक बॉल है हमारे पास जिसका मास है कैपिटल एम. मास इज कैपिटल एम. ठीक है. और ये एक और बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम. ठीक है. तो कोई दो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, उनका कुछ मास है, इसका कैपिटल एम, इसका स्मॉल एम. उनके सेंटर्स के बीच में, इसका सेंटर और इसका सेंटर, दोनों के सेंटर के बीच में जो दूरी है जैसा कि दिखाया गया है दैट इज डी. ठीक है. तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखो क्या बोलता है स्टूडेंट्स, कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. मतलब जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो बॉल है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसको अपनी तरफ खींचता है ऐसे फोर्स लगा के. ठीक है. ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट पे इधर की तरफ फोर्स लगाता है. ठीक है. और वैसे ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाता है. मतलब देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो हम लिख सकते हैं यहां पे क्विकली, टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर. एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. यहां पे दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो आप समझ लीजिए कि इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स F लग रहा है और इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स F लग रहा है, दोनों की वैल्यू सेम होती है. मतलब अगर ये वाला फोर्स 100 न्यूटन का है तो ये वाला फोर्स भी 100 न्यूटन का होगा. दोनों बराबर होते हैं. ठीक. कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बड़ा है तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, ये छोटा है तो इस पे कम लगेगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ठीक है. दोनों के दोनों फोर्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं. ठीक है. फोर्स ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स इज सेम. दोनों पे जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है. इनफैक्ट ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं. दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर. ठीक है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आप याद रख सकते हैं. डिफिकल्ट क्वेश्चन जब पूछा जाता है एग्जाम में तो ये पूछा जा सकता है, एक्शन रिएक्शन पेयर. ठीक है. तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं. तो आपको तो पता ही है कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है, जो मैंने आपको यहां पे बताया, और डायरेक्शन उल्टी होती है, अपोजिट होती है. आप देख सकते हो ये राइट की तरफ लग रहा है और ये लेफ्ट की तरफ लग रहा है. ठीक है. तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है. तीसरा पॉइंट हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं
ध्यान से देखें आप, फोर्स एक्ट्स along the line joining the centers of both objects. ठीक है, कहने का मतलब है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के हम सेंटर को अगर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से एक लाइन बनेगी यहां पे, ठीक है, जो मेरे कर्सर के लॉन्ग होगी। तो जो दोनों पे फोर्स होता है वो उसी लाइन के लॉन्ग लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस पे फोर्स इधर लग गया या इधर फोर्स लग गया, ऐसा नहीं होता है। दोनों पे जो फोर्स लग रहा है दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझ रहे हो। तो अभी तो हम एक और मेन चीज देखने वाले हैं यहां पे, बट अभी आप ये समझो कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे पास हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ये ग्रेविटेशनल ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कहना है, ठीक। और ये जो फोर्स यहां पे लगता है स्टूडेंट्स, उसको कई बार ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक बात है। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं इस लॉ को और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो ये बिलियर्ड्स की बॉल से आप देख सकते हो, बिलियर्ड्स टेबल पे। तो इन दोनों बॉल पे हम कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो अभी अभी जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये दोनों बॉल्स के पास मास होगा, ठीक है, इनफैक्ट दोनों का मास सेम ही होना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगी बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये दोनों एक दूसरे पे इस तरह से अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। और किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, लॉ बोलता है कि दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगना चाहिए, दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, ठीक है। अब जरा आप सोचो स्टूडेंट्स, अगर इस रेड वाली बॉल पे इधर राइट की तरफ फोर्स लग रहा है, राइट की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसको तो राइट की तरफ मूव कर जाना चाहिए, ठीक है। वैसे ये जो व्हाइट वाली बॉल है उस पर लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है, तो उसको लेफ्ट की तरफ मूव कर देना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए ऐसा। अगर दो बॉल्स को हम टेबल पे ऐसे रख दें तो ये जो लॉ है हमारा बोलता है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों को इधर और इधर मूव करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा एक्चुअली में होता है? नहीं होता है स्टूडेंट्स, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, क्या गड़बड़ है यहां पे? तो एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो फोर्स यहां पे लग रहा होता है ना, वो बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। हम कैलकुलेट करके भी उसको देखेंगे थोड़ी देर में। तो यहां पर इन दोनों बॉल्स पे जो फोर्स लग रहा होता है वो इतना कम होता है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना 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 ज्यादा कम होता है कि उसका कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। लग रहा होता है लेकिन इतना कम लग रहा होता है कि उसका कोई इफेक्ट हमें दिखाई ही नहीं देता है स्टूडेंट्स। अब जरा ये वाली फोटोग्राफ देखें आप, यहां पे ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे दिस इज अर्थ, मदर अर्थ, एंड दिस इज एक्चुअली मून, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, इसके पास भी अपना कुछ मास है और इसके पास भी अपना कुछ मास है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इक्वल फोर्स, ठीक, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक। देखो जिस तरीके से ये दोनों बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से इन दोनों पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लेकिन क्या होता है कि यहां पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ये बहुत लार्ज होता है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, ठीक है। और क्योंकि ये फोर्स यहां पे बहुत लार्ज होता है तो इस फोर्स का इफेक्ट दिखाई देता है। और क्या इफेक्ट होता है इसका वो हम स्टडी भी करेंगे इस चैप्टर में आगे, ठीक। तो आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि यहां पर वो फोर्स बहुत कम क्यों था और यहां पे वो फोर्स बहुत ज्यादा क्यों था। तो अभी थोड़ी देर हम ये भी देखेंगे कि ये जो फोर्स की वैल्यू होती है ये ऑब्जेक्ट्स के मास पे डिपेंड करती है। ये जो बॉल्स है उनका मास बहुत ही कम है, कम है, कम है, तो इसलिए फोर्स भी बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन अर्थ और मून कितने बड़े होते हैं आप सोच के देखो, इनका मास भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए यहां पर इस ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे अगर आप इस फोटोग्राफ में देखें तो दिस इज अगेन अर्थ एंड दिस इज एक्चुअली सन, ठीक है। इस फोटोग्राफ में सन छोटा दिख रहा है आपको, लेकिन आप तो पता ही है आपको कि सन जो है वो तो अर्थ से बहुत बड़ा होता है। तो इन दोनों के बीच में भी उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और क्योंकि अर्थ और सन का भी मास बहुत ज्यादा है तो यहां पर भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो बहुत ज्यादा होता है और उसका इफेक्ट दिखाई देता है स्टूडेंट्स, ठीक। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास कम होता है, मास कम होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा होता है, इसलिए उसका इफेक्ट पता नहीं चलता है नॉर्मल लाइफ में। लेकिन हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखें, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखें, प्लैनेट, स्टार्स, मून्स, तो उनका मास बहुत ज्यादा होता है, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो यहां पर उस फोर्स का इफेक्ट दिखाई देता है। कहने का मतलब है आप देखो कि यहां पर मान लो कुछ ये दो तीन ऑब्जेक्ट्स रखे हुए किसी टेबल पे, तो इन सबका आपस में मास है, जैसे हम इसको और अगर इसको कंसीडर कर लें तो ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन उस फोर्स का कभी आपको इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स यहां पे बहुत कम है। ये जैसे रूम है आप देखो, तो
तो ये एक चेयर या सोफा सेट हो गया, ये टेबल हो गया, ये टेलीविजन हो गया, इन सबका मास है, लेकिन बहुत ज्यादा मास होता नहीं है। जैसे ये टेबल और ये टेलीविजन, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, दोनों पे इस तरह से फोर्स लग रहा होता है, लेकिन वो इतना कम फोर्स लग रहा होता है कि उसका इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इस फोर्स के कारण ये ऐसा नहीं होता कि ये टेबल इधर मूव करने लगे, या ऐसा नहीं होता कि ये टीवी इधर मूव करने लगे, क्योंकि फोर्स इतना कम होता है। वैसे ही अगर दो लोग भी हैं, अगर आप सोचो दो लोग भी हैं, टू पीपल आर देयर, तो उनका भी मास होता है, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी चीजों में लगता है। लेकिन वंस अगेन द फोर्स इज सो स्मॉल दैट इट हैज नो इफेक्ट एज सच, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फोर्स, बट द पॉइंट इज कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो बहुत कम लगता है, इसलिए उसका इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब हम प्लैनेट्स वगैरह की बात करते हैं तो उनका मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, तो वहां पर उसका बहुत इफेक्ट होता है। इसलिए जब हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं खासकर, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो बिल्कुल जरूरी होता है जानना। चलो स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं, इस चीजों को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा एज वी मूव हेड। तो अभी हमने देखा ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में जो लगता है, उसकी वैल्यू कैसे निकलती है। तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है, F इक्वल्स टू जी एम एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर, फॉर्मूला गिवन बाय न्यूटन। इस फॉर्मूले के हेल्प से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला जा सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहां पर F क्या है वो तो आप समझ ही रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, सारे टर्म्स की हम बात करेंगे। M क्या है, ठीक है, M जो है ये इसका और इसका मास है, ठीक है। डी क्या है, दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी है, आप क्लियरली देख सकते हैं डी क्या है। जी जो है स्टूडेंट्स, जी उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी जरूरी है। जी इज एक्चुअली अ कांस्टेंट जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है दैट इज 6.673 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 होती है। यहां पे यूनिट भी आती है जिसके बारे में हम बात थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। तो जी एक कांस्टेंट होता है, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे आप समझो ना कि यहां पर अगर हम अलग अलग टाइप की बॉल्स ले लें, छोटी बॉल बड़ी बॉल, अलग अलग टाइप की बॉल्स ले लें, तो ये एम एम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों बॉल्स के बीच की अगर हम दूरी को भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो डी भी चेंज हो सकता है। लेकिन ये जी जो है वो फिक्स्ड है। आप दुनिया की कोई भी बॉल ले लो, उनके बीच का कुछ भी डिस्टेंस ले लो, और इन दोनों बॉल्स को आप अमेरिका में रखो, इंडिया में रखो, चाइना में रखो, कहीं भी रखा के रखो, ठीक है, ये जो जी की वैल्यू होती है वो हमेशा इतनी ही होती है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, और इसको एक नाम दे दिया गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू मैंने आपको बताई है वो हेनरी कैवेंडिश द्वारा बताई गई थी। हेनरी कैवेंडिश बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे ये, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके जी की ये वैल्यू एक्चुअली हमें बताई थी। तो देखा जाए स्टूडेंट्स, तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसका स्टेटमेंट भी हम थोड़ी देर में लिख लेंगे अभी, बट कुछ क्वेश्चंस करके इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे देखते हैं इस छोटे से क्वेश्चन के बारे में, तो इन दोनों बॉल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है, वही कितना लगता है स्टूडेंट्स, वही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो दोनों बॉल का मास दिया हुआ है 1 kg, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉल्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है कभी तो ये फॉर्मूला यूज होगा, F इक्वल्स टू जी एम एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे G क्या है, मैं बताता G एक कांस्टेंट है, और यहां पे लिखा हुआ है कि टेक G इक्वल्स टू दिस, तो लिखा हुआ है G इतना होता है तो हम वही रख लेंगे 6.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप सोच रहे हो कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि G इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे 6.7 लिखा हुआ है। तो देखो एक्चुअली में तो वैल्यू 6.673 होती है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में हम अप्रोक्सीमेटली 6.7 ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है, उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो इसलिए यहां पे दिया हुआ है कि आप G को 6.7 ले लो, नहीं भी दिया हुआ है ना तो आप ले सकते हो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो वही यहां पे हमने किया। फिर दोनों मास का प्रोडक्ट, तो इसका मास 1 kg और इसका भी 1 kg, तो 1 इंटू 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्टूडेंट्स दैट इज हाफ मीटर, ठीक है।
अब देखो इसको सॉल्व तो किया ही जा सकता है, थोड़ा सा लंबा तो होता है सॉल्व करना, ठीक है। तो इतना कुछ आ जाएगा, दिस मच ऑफ न्यूटन। इसका मतलब इन दोनों बॉल्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो है 26.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं फोर्स निकालना कितना आसान है, सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, लेट्स हैव अ लुक। देखो यहां पे क्या है, ये आप देख सकते हो अर्थ है, अर्थ, ठीक है, एंड दिस इज मून, ठीक है। उन दोनों का मास दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ, एम ई, मतलब एम फॉर मास, ई फॉर अर्थ, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा होता है अर्थ का मास, बहुत ज्यादा। देखो 6 इंटू 10 टू पावर 24 मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 टू पावर 22, बहुत ज्यादा, ठीक है। और बीच का जो डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है हमें, ठीक है। पर आप ध्यान दें कि डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दिया है, दैट इज नॉट एसआई यूनिट, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद। और क्वेश्चन यही है कि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो हमें बताना है। तो कुछ नहीं स्टूडेंट्स, बस वही फॉर्मूला F इक्वल्स टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर। तो जी की वैल्यू जैसा कि दिया हुआ है हम लिख लेंगे 6.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ठीक है। कमिंग टू मास, तो दोनों का मास का प्रोडक्ट, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट, तो दैट इज 6 इंटू 10 टू पावर 22 इंटू 7.4 इंटू 10 टू पावर 22। सॉरी यहां पे गलत हो गया, आप देखो यहां पे 24 है, तो यहां पे आई शुड राइट 24, ठीक है, डिवाइड बाई डी स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये किलोमीटर में है तो वी शुड कन्वर्ट इट इन मीटर्स। तो मीटर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे किलोमीटर को, पता है आपको? तो उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस विल बी 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है मीटर्स में वो यहां पुट करेंगे। तो यूनिट्स का थोड़ा आप ध्यान रखें, कई बार नहीं तो गलती हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड है, बट डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे आंसर लिख दूंगा, दिस विल बी द आंसर, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद। तो बहुत सिंपली हमने अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता होगा उसकी वैल्यू भी निकाल ली है। अच्छा, आप एक चीज और आप ध्यान दे सकते हो, यहां पर आप देखो ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, 2.01 इंटू 10 टू पावर 20, 10 टू पावर 20, 10 to the power 20. This is a huge amount of force, very large force, very large force actually, बहुत ही बड़ा फोर्स है। तो कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था ना कि मून और अर्थ के बीच में, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और वही आप देखो इस केस में, ये तो जो बॉल्स है छोटे छोटे बिलियर्ड्स के, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है 26.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, 10 टू पावर माइनस 11, वेरी स्मॉल फोर्स, बहुत ही छोटा फोर्स है। इतना छोटा फोर्स है 10 टू पावर माइनस 11 कि उसका कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो आप कंपेयर करो, यहां पे 10 टू पावर माइनस 11, 10 टू पावर माइनस 11, और इस केस में 10 टू पावर 20, सो मच ऑफ डिफरेंस। तो मैं आपको बता ही रहा था ना कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेज अ रोल, सिग्निफिकेंट रोल। लेकिन डे टू डे लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें वो इतना कम होता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस फोर्स से, हो या ना हो। अब चलो बच्चों, ये जो फॉर्मूला हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला, उसके बारे में थोड़ी सी और एक दो डिटेल्ड बातें हम यहां पे करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट तो आप ये देखो कि ये मास की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, ठीक। इसका क्या मतलब है, आप देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका मास एंड इसका मास। इसका क्या मतलब स्टूडेंट्स, कि अगर इसका और इसका मास ज्यादा होता है, ठीक है, मोर मास, ठीक है, मास ज्यादा होता है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, मोर फोर्स, ठीक है। यही तो मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का, कि अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी भी ज्यादा होगी, ठीक। एट द सेम टाइम लेस मास, ठीक, मींस लेस फोर्स, मतलब अगर ये बॉल्स भारी होंगे तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। अगर ये बॉल्स हल्के होंगे तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा, ठीक बात। लॉजिकल लग रहा है कि यार देखो जितने ज्यादा भारी हैं उतना ज्यादा फोर्स लग रहा है, जितने कम भारी है उतना कम फोर्स लग रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देखो यहां पे डी के बारे में, डी नीचे है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ठीक। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है कि उल्टी कहानी होगी, उल्टी कहानी मतलब मोर डी लेस फोर्स, उल्टा डी ज्यादा फोर्स लेस, और वैसे लेस डी
मोर फोर्स। देखो इसका मतलब है मोर डी लेस फोर्स। अगर इन दोनों को मैं दूर ले जाऊं, इन दोनों को दूर ले जाऊं, दूर ले जाऊं, दूर ले जाऊं, दूर ले जाऊं, तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? कम होगा, कम होगा, कम होगा। ठीक है। और वैसे अगर मैं इन दोनों को पास लाऊं, पास लाऊं, पास लाऊं, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, पास लाऊंगा तो डी क्या होगा? ज्यादा, ज्यादा। और फोर्स क्या होगा? सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। अगर मैं इन दोनों को पास लाऊं, पास लाऊं, तो डी क्या होगा? लेस। ठीक है। और फोर्स क्या होगा? ज्यादा। मतलब ये लोग जितने पास होंगे, जितने पास होंगे, मतलब इस केस में देखो पास है, ठीक है, और इस केस में आप देखो दूर है, तो किस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा? पास है तो मोर फोर्स, ठीक है, और यहां दूर है तो लेस फोर्स। लॉजिकल लग रहा है? दूर होंगे तो एक दूसरे पे कम फोर्स लगाएंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं तो ये आइडिया और क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है? इन विच ऑफ द केसेस ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर। मतलब देखो यहां पे दो सिचुएशंस दी हुई है, आपको बताना इन दोनों में से किसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है। ठीक है। वैसे दो सिचुएशंस यहां दी हुई है, आपको बताना है किसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है, और वैसे यहां पे। ठीक। तो यहां पर देखो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो सेम दिख रहा है। ठीक है। तो डिस्टेंस वाला फैक्टर तो दोनों के लिए सेम है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो यहां पे मास देखेंगे तो हमने देखा था कि जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। ठीक है। तो इसमें तो मास कम है 1 kg 1 kg, और इस केस में मास ज्यादा है 5 kg 5 kg। तो क्लियरली क्योंकि इन दोनों केस इस केस में मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी मोर। इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस। ठीक है। चलो सेकंड केस की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखो, इसमें फिर से देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो तो देखने से सेम ही लग रहा है। ठीक है। तो डिस्टेंस दोनों में सेम है। तो हम मास को देखते हैं। तो वंस अगेन जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। ओके। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक बॉल का मास 5 kg है और एक बॉल का मास 1 kg है। ठीक है। यहां पर एक बॉल का मास 2 kg है स्टूडेंट्स और दूसरे का भी 2 kg है। ओके। तो इस केस में ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा या इस केस में ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? देखिए तो यहां पर ये 5 kg का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर 1 kg का बहुत कम भी तो है मास। ठीक है। तो इस केस में ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इस केस में ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कैसे पता करेंगे? तो इट्स वेरी सिंपल, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास। तो अब मास का प्रोडक्ट देखो, यहां पे मास का प्रोडक्ट क्या है? 5 into 1। ठीक है। यहां पे मास का प्रोडक्ट है 5 into 1 दैट इज 5। यहां पे मास का प्रोडक्ट कितना है? 2 into 2 दैट इज 4। तो अब देखो फाइनली मास का प्रोडक्ट कहां पे ज्यादा है? मास का प्रोडक्ट यहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है। ठीक है। 5 है। तो इस केस में यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, यहां पर ज्यादा होगा। ठीक है। इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो इन दोनों में से किस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है? तो वंस अगेन आप देख सकते हो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो बराबर सी ही दिख रही है। ठीक है। तो मास पे फोकस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मास। तो यहां पे देखो प्रोडक्ट ऑफ मास क्या है? 1 into 4 दैट इज 4। यहां पे प्रोडक्ट ऑफ मास क्या है? 3 into 2 दैट इज 6। तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ मास ज्यादा है, मतलब यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे, यू हैव टू बी केयरफुल। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पर जो डिस्टेंस है वो कम है और यहां पर जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। ठीक है। और जहां तक मास के बराबर है वो सेम है, यहां भी 1 kg और 1 kg, यहां पे 1 kg और 1 kg। तो मास तो दोनों में सेम है, तो डिस्टेंस पे कहानी बनेगी यहां पे। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि उल्टा होता है, मतलब डी कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, डी कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। तो इस केस में लेस है डी। ठीक है। डी कम है, डिस्टेंस कम है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। समझ में आई बात? आप बिल्कुल डाइजेस्ट हो गई होगी, रट गई होगी। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखो यहां पे क्या है, क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस डी। ठीक है। उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो F0 लिखा गया, उनको F0। ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ा के हमने डी से 2D कर दिया, कर सकते हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम दूर ले गए 2D डिस्टेंस पे। अब इनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अब वो बताना है। पहले F0 लग रहा था, F0 लग रहा था, अब कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये बताना है। फिर उनके बीच का डिस्टेंस हमने 3D कर दिया, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है ये बताना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स।
तो अब देखो अभी भी हमने देखा है कि इस फॉर्मूले से F इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, उससे हमने देखा कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक, तो ये तो क्लियर है कि हम डी को बढ़ाते जा रहे हैं, डी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होगा, कम होगा। कितना कम होगा, लेट्स हैव अ लुक। तो ये जो पहले वाला केस है स्टूडेंट्स, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F नॉट, दैट इज जी एम एम, दोनों का मास का प्रोडक्ट डिवाइड बाय डी स्क्वायर। सही है, यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये उसकी वैल्यू, यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू होगी जी एम एम, मास तो उतना ही है, ठीक है, डिवाइड बाय डी स्क्वायर। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2d, तो यहां पे हम डिस्टेंस लिखेंगे 2d का स्क्वायर। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां से क्या आएगा, जी एम एम डिवाइड बाई 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे है दिस इज 1/4 जी एम एम बाई डी स्क्वायर, और ये जो पूरा टर्म है स्टूडेंट्स दैट इज F नॉट। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं F नॉट डिवाइड बाई 4, F नॉट डिवाइड बाई 4। इसका मतलब यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दैट इज F नॉट बाई 4। तो पहले से कम लग रहा है ना, तो वो तो होना ही था क्योंकि हमने डिस्टेंस बढ़ाया है, तो हमने डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्स तो कम होना ही था। और कितना हुआ एक्चुअली कम होके, F नॉट बाई 4, F नॉट बाई 4। पहले F नॉट फोर्स लग रहा था, अब F नॉट बाई 4। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इस केस में देखते हैं। इस केस में वंस अगेन फोर्स इक्वल्स टू जी एम एम डिवाइड बाई बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, मतलब 3d का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा जी एम एम डिवाइड बाई 9d स्क्वायर। ठीक है, तो 1/9 जी एम एम बाई डी स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी है ये तो F नॉट के बराबर है, तो F नॉट बाई 9 स्टूडेंट्स। मतलब यहां पर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है दैट इज F नॉट बाई 9। ठीक है, तो सॉल्व कर लिया हमने क्वेश्चन। इनफैक्ट आप यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज को ध्यान देना चाहिए आपको, कि आप देखो जब डिस्टेंस हमने 2 टाइम्स बढ़ाया, 2 टाइम्स बढ़ाया, तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स कम हुआ, मतलब 2 के स्क्वायर टाइम्स कम हुआ है। डिस्टेंस हमने 2 टाइम्स बढ़ाया तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स कम हुआ, 2 के स्क्वायर टाइम्स। वैसे डिस्टेंस जब हमने 3 टाइम्स बढ़ाया, डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ाया, तो 9 टाइम्स फोर्स कम हुआ, मतलब 3 के स्क्वायर टाइम्स, 3 के स्क्वायर टाइम्स। तो दिस इज अ गुड थिंग टू रिमेंबर। ओके, तो वैसे अगर मैं डिस्टेंस को 4d कर देता, डिस्टेंस को 3d भी नहीं है 4d कर देता, तो जो फोर्स है स्टूडेंट्स वो कितना हो जाता, F नॉट डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, दैट इज 16, दैट इज 16। तो दिस इज अ गुड थिंग टू रिमेंबर कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, कम होता है। कितना कम होता है, अगर हमने 2 टाइम्स डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ाया तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स कम होगा, 3 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ाया तो 9 टाइम्स फोर्स कम होगा, 4 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ाया तो ग्रेविटेशनल फोर्स 16 टाइम्स कम होगा। यस।